हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण और अमृत साबित होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 20 अगस्त को इसका पेपर भी है, आपका एग्जाम्स भी आपको देना है। तो दोस्तों अंतिम समय में आपको अंतिम तैयारी करना है, सुपर फास्ट रिविजन करना है आपको। अगर आपको आता है तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है और अपनी तैयारी को भी आपको परखना है। तो दोस्तों अंतिम समय में अंतिम तैयारी है, मौका है आपके पास अभी भी अच्छी तैयारी करने का, 80 नंबर लाने का, 80 प्लस नंबर आप लोगों के लिए लाने ही लाने हैं दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर इसी प्रकार से आप लोगों को कंप्लीट कोर्स देखना है तब, ठीक है। तो 20 तारीख से पहले आपको हर एक सब्जेक्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो जो आपसे आपका पोर्शन है सभी के सभी आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है। सुपर फास्ट आपकी वीडियो है, इसी में आपको क्वेश्चन, इसी में आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, सुवाच्य का सही अर्थ है। तो सुवाच्य का सही अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ना है आपको क्वेश्चन और आंसर देना है, ठीक है। तो सुवाच्य का जो सही अर्थ हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सुपठनीय लेख यानी कि सुंदर लेख, ठीक है। सुवाच्य का सही अर्थ क्या होता है, सुंदर लेख यानी कि सुपठनीय लेख, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि अगर आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपका जो एग्जाम्स होना है 20 तारीख को, उसकी आप लोगों के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा रहा है, यह चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया हुआ है आपके सामने, ये चिन्ह किस विराम चिन्ह को व्यक्त करता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी में साथियों आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो यह चिन्ह जो है वो किस विराम चिन्ह का आपका सूचक है, तो बताइएगा दोस्तों। तो बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों ये आपका जो चिन्ह होता है ये होता है अर्धविराम का चिन्ह, ठीक है, अर्धविराम का चिन्ह। साथियों आपको पता होगा पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, लास्ट में आप लोग जो लाइन खींच देते हैं पूर्ण विराम है, क्वेश्चन मार्क आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और भी जो चिन्ह आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धविराम का आपका ये चिन्ह हो जाएगा, यानी कि आपका सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाएगा, अनुपात, दीर्घता, साम्य प्रवाह या बलाघात, ठीक है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभिव्यक्ति का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य होता है वो होता है दोस्तों बलाघात, ठीक है। बलाघात स्वराघात आपने पढ़ा होगा, तो ये वही आपका बलाघात आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका द ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है मानक भाषा का स्वरूप निर्धारण करता है। तो मानक भाषा का स्वरूप निर्धारण क्या करता है, उच्चारण में समरूपता का विधान, ध्वनि में समरूपता का विधान, उच्चारण और वर्तनी स्तर पर समरूपता का विधान या वर्तनी में समरूपता का विधान, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उच्चारण और वर्तनी स्तर पर समरूपता का विधान, ठीक है। तो आपका सा वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है, मानक भाषा का स्वरूप निर्धारण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपका पूछा जा रहा है कि सस्वर वाचन का अर्थ क्या होता है। तो सस्वर वाचन का अर्थ क्या होता है साथियों, आपको पता होगा सस्वर वाचन अपन लोग किस लिए किसको कहते हैं, ठीक है। तो सस्वर वाचन जो कहा जाता है या सस्वर का अर्थ जो होता है वो होता है ध्वनि के नियम के अनुसार स्वरों का उच्चारण करना। जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं तो यानी कि उसको पढ़ते भी हैं, सही प्रकार से पढ़ते भी हैं और उसका आप लोग ध्वनि के साथ उसको आप लोग उसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ध्वनि नियम के अनुसार स्वरों का उच्चारण सस्वर वाचन कहलाता है, ठीक है। तो आपका ये दा वाला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शब्द भंडार में वृद्धि करने की जो प्रमुख प्रविधि है वो क्या है। शब्द भंडार आप लोग समझते ही होंगे, शब्द भंडार में जो वृद्धि करने की प्रमुख प्रविधि होती है वो क्या कहलाती है, बताइए जल्दी। एकलाप, विलाप, संलाप या वार्तालाप, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आपको जो शब्द भंडारण करने में जो वृद्धि करता है वो वार्तालाप करता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
छोटी कक्षाओं में बच्चों को याद कराने की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री क्या होती है? तो बताइए आप लोग इसकी सामग्री क्या होती है? जब छोटी कक्षाओं में बच्चों को कोई भी चीज़ याद कराना हो तो उसको आप लोग रटा नहीं सकते हैं, ठीक है, ना ही बच्चे रट सकते हैं। इसलिए उनकी जो सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री होती है कि बच्चे को आप लोग पढ़ाएं भी और वो बच्चे को हमेशा याद भी बना रहे, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है बताइए आप लोग? तो साथियों उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो काव्य पाठ होता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे उसको पढ़ते हैं, उसमें उसको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, वो चीज़ आप बच्चे महसूस करते हैं, उसलिए वो उसको सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और वो आपको उस बच्चों को याद भी हो जाता है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री क्या होती है? काव्य पाठ होता है, ठीक है। तो सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ, उक्त कथन किस प्रकार की भाषा के प्रयोग का सूचक है? तो मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं, तुरंत आप लोग ऑप्शन देखिएगा, आपको ऑप्शन देखने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है? मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। अब आपको पढ़ना है, ऑप्शन देखना है। यहाँ पर दिया हुआ है सरल भाषा है, मुहावरेदार भाषा है, शिष्टाचारानुसार भाषा का प्रयोग हुआ है या क्रमबद्ध भाषा का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ, ये एक शिष्टाचार आपसे बात की जा रही है, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरी है तो मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर सदैव तत्पर हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? शिष्टाचारानुसार भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। तो आपका सा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है? तो कौन सा शब्द सही है वो बताइए। दुर्लभ है, दुर्लभ आपके सामने 4 प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो शब्द सही है वो आपको बताना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं कि कौन सा शब्द सही है तो उसको आपको एक बार लिख करके देख लेना है, ठीक है, तभी आप लोग उसको सही लिख सकते हैं और आपको सही पता चल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे आप लोग लिखेंगे दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ, तो ये क्या हो जाएगा? आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, जो कि आपको सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है, तो शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि क्या हो जाएगी? शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी प्रश्न प्रविधि, ठीक है। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि होती है प्रश्न प्रविधि, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्या पूछा जा रहा है? छोटी कक्षाओं में जो रचना शिक्षण होता है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो जाएगा? चित्र वर्णन, रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रश्न उत्तर या निबंध लेखन। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए दोस्तों, आप लोगों को सीधा सीधा देख लेना है कि यहाँ पर छोटी कक्षाओं में प्रश्न उत्तर तो नहीं हो सकता है, ये आप लोग भी समझते हैं। निबंध लेखन और भी उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए हार्ड हो जाएगा। अब आपको कंफ्यूज होगा चित्र वर्णन और रिक्त स्थानों की पूर्ति में। तो साथियों आपको बता दें कि जो चित्र वर्णन है उसमें वो लोग चित्र को देख करके उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोग उसको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें उसको नहीं बताओगे। उनको क्या होगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प्रधानाध्यापक को अवकाश का प्रार्थना पत्र लेखन शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ करना उपयुक्त होता है? तो ये क्वेश्चन भी साथियों आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सी कक्षा से, जो आप लोग छोटे थे, आप लोग जब आप लोगों ने अभी अवकाश लिया होगा तो कौन सी कक्षा से देते थे? ये दोस्तों आपको पता होगा कि कक्षा 5 से ही आप लोग प्रार्थना पत्र देना प्रारंभ किए थे, ठीक है, ना कि आप लोग कक्षा 1 से लेकर के 4 तक आपको लिखना हो सकता है नहीं आता हो, ठीक है। एप्लीकेशन तो वैसे भी आपको नहीं आती होगी, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आप लोग को जब प्रारंभ होता है तो वो कक्षा 5 से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। ये अपनी नॉलेज वाली बात है जो कक्षा 5 से ही प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? छोटी कक्षाओं में याद कराने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि आपको बता दिया गया है, आपको दोस्तों ऑप्शन अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कहानी हो जाएगा, पत्र लेखन हो जाएगा, संगोष्ठी अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन आपने उसमें क्या आंसर सही टिक किया था? कविता पाठ।
तो आपको वही आंसर देना है जो आपने पहले दिया था। क्वेश्चन को आपको घुमा करके पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। पेपर हमेशा सरल आता है, आपका एग्जाम सरल ही होगा और आप लोगों की बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ऐसी हम आपसे ईश्वर से भी कामना करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी नंबर भी अर्जित करें और पहली बार जो भी पहली बार दे रहे हैं वो पहली बार में ही अपना एक पेट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, ठीक है। इसीलिए हम आपको तैयारी भी करा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके आप पूछा जा सकता है, आपको घूमना नहीं है, आपको सटीक रहना है, अपने आंसर पर रहना है। तो इसका भी क्या राइट आंसर हो जाएगा, कविता पाठ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है। तो बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है, अध्ययन, अभ्यास, अनुसरण या स्मरण। तो आप लोग देखते ही होंगे बाल्यावस्था जो मानी जाती है दोस्तों वो 5 से लेकर के 12 वर्ष के बीच में आपकी बाल्यावस्था मानी जाती है, ठीक है। 5 या 6 वर्ष से लेकर के आपकी 12 वर्ष तक की जो बाल्यावस्था मानी जाती है उसमें आपको भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या हो सकता है। अगर आपको बाल्यावस्था नहीं पता है तो आपको वो 5 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में यानी कि 5 से 12 वर्ष में बच्चा जो होता है वो भाषा सीखने का मुख्य आधार उसका क्या होता है, बताइए आप लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा, अध्ययन तो नहीं हो सकता है, अभ्यास भी नहीं हो सकता है। वो कैसे सीखेगा, अगर आप लोग उसको बोलेंगे, बोलकर सिखाएंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, अनुसरण, यानी कि अनुसरण उसको कहेंगे, ठीक है। अनुसरण या पुनरावृत्ति, जैसे कि आप लोग बोलते हैं, बच्चे से कहते हैं बोलो बेटा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, अनुसरण करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये 5 से 12 वर्ष में होता है भाषा सिखाने का मुख्य आधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अच्छे वाचन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, अच्छे वाचन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, बताइए आप लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो आरोह अवरोह के साथ पढ़ना, प्रत्येक शब्द को बल और विराम के साथ पढ़ना, भाव भंगी गाँवों का प्रदर्शन करना या उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो विशेषता नहीं है जो आरोह अवरोह तो हो नहीं सकता, ठीक है। प्रत्येक शब्द को बल और विराम के साथ पढ़ाना ये भी नहीं हो सकता। और आपका भाव भंगी भंगी माओं का प्रदर्शन करना ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ये उपर्युक्त सभी आंसर आपकी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना है। दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना क्या है, ध्वनि परिवर्तन है, ध्वनि वश्यता है, ध्वनि विकार है, ध्वनि विभेदीकरण है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ध्वनि आपका ये राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ध्वनि वश्यता, ठीक है। वाचन का स्वर भारी होना क्या हो जाएगा, ध्वनि वश्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है छोटा आ का अंग उच्चारण करना कौन सा दोष है। तो ये कौन सा दोष हो जाएगा, छोटा आ और उस पर चंद्र बिंदी लग जाती है, अंग हो जाता है, ठीक है। तो उसका उच्चारण करना कौन सा दोष के अंतर्गत आता है, मनोवैज्ञानिक, ज्ञान संबंधी, अभ्यासगत या आपका वाणी संबंधी। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको आंसर देते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम्स आपको क्रैक करना है तो आपको आंसर देना होगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभ्यासगत, आपका ये दोष हो जाएगा। छोटा आ का अंग का उच्चारण करना ये दोष हो जाएगा अभ्यासगत, ठीक है। तो सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन का अर्थ है, पठन का अर्थ क्या हो जाएगा, पठन का अर्थ बताइए आप लोग। दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा धीमा भी आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये अपना पहला प्रैक्टिस सेट पेपर है यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम्स का, हिंदी का है, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत है तो बताइए आप लोग। नेक्स्ट जो आपको प्रैक्टिस सेट पेपर बताया जाएगा उसमें आपके लिए ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका बताइए पठन का अर्थ क्या होता है। तो पठन का जो अर्थ होता है दोस्तों वो सस्वर और मौन वाचन भी आपका पठन का एक अर्थ है, ठीक है। सस्वर वाचन हो सकता है, मौन वाचन हो सकता है, और आपका सस्वर और मौन वाचन ये दोनों पठन के अर्थ होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सस्वर और मौन वाचन। अब आप लोग समझिएगा सस्वर क्या कहलाता है और मौन वाचन क्या कहलाता है।
तो दोस्तों जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं बोल करके, ये आपका है सस्वर वाचन, ठीक है। और मौन वाचन क्या आता है? मौन वाचन में जैसा कि आप लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं बिना आवाज किए हुए, बिना ध्वनि निकाले हुए अपने अंदर पढ़ते हैं, जो अपने दिमाग में देखते हुए सेव करते हुए चलते हैं, वो आपका कहलाता है मौन वाचन। यानी कि बिना बिना ध्वनि निकाले हुए आप लोग किसी भी चीज को पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मौन वाचन, ठीक है। समझ गए होंगे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा पठन का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? शब्द पाठन और शाब्दिक पठन है, क्या है बताइए आप लोग। तो साथियों ये है भिन्न प्रत्यय है, शब्द पाठन और शाब्दिक पठन। शब्द पाठन और शाब्दिक पठन ये क्या है? भिन्न प्रत्यय है, ठीक है। तो जैसा कि शब्द आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है राम, ठीक है, ये राम लिखा हुआ है तो राम पढ़ा। और शाब्दिक पठन है, जैसा कि आप लोग किसी भी गद्य या पद्य को पढ़ते हैं, वो आपका क्या आ जाएगा? शाब्दिक पठन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है? एक अलग अलग, या अलग अलग को क्या कह सकते हैं? भिन्न प्रत्यय है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता पठन क्रिया का क्या है? प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है या अंतिम चरण है? तो सृजनात्मकता यानी कि सीखना पठन क्रिया का कौन सा चरण है? बताइए, सृजनात्मकता क्या है? बताइए आप लोग दोस्तों। तो ये क्या है? अंतिम चरण है आपका। दा ऑप्शन जो है वो आपका अंतिम चरण है, ठीक है। तो सीखना या सिखाना, ठीक है, सृजनात्मकता यानी कि ज्ञान का प्रसार करना, ठीक है। तो ये क्या है? आपका अंतिम चरण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है वाचन शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली है। तो वाचन शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली क्या हो जाएगी? बताइए। अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि या संगत विधि? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अक्षरबोध लिपि, ठीक है, अक्षरबोध विधि। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अक्षरबोध विधि। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद की प्राप्ति संभव है। तो आनंद की प्राप्ति कब संभव है? गंभीर वाचन से, द्रुत वाचन से, अनुकरण वाचन से या मौन वाचन से? अब आनंद पूछा जा रहा है, आनंद की प्राप्ति कब संभव हो सकती है? तो साथियों ये आनंद की जो प्राप्ति संभव है वो द्रुत वाचन से संभव हो सकती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। तो प्राथमिक स्तर पर क्या आवश्यक है? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, विचार विनिमय या लिखित अभिव्यक्ति? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक स्तर पर जो आवश्यक होता है दोस्तों वो मौखिक कार्य आवश्यक होता है, ठीक है, ना कि लिखित कार्य या विचार विनिमय या लिखित अभिव्यक्ति। तो मौखिक कार्य ही प्राथमिक स्तर पर आवश्यक होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक कार्य है, मौखिक कार्य क्या है? अब आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया था प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है तो मौखिक कार्य है, लेकिन अब मौखिक कार्य भी आपको समझना है कि मौखिक कार्य है क्या है। बताइए। नियमित हो, सप्ताह में एक दिन हो, माह में एक बार हो या अनियमित हो? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मौखिक कार्य जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए? नियमित होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? नियमित होना चाहिए, तभी तो बच्चा सीख सकता है। कोई भी चीज़ आपको उसको बताएंगे, उससे पूछेंगे, यही आपका मौखिक कार्य हो सकता है और ये आपका नियमित होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पैनल चर्चा कराई जाती है। तो पैनल चर्चा कब कराई जाती है? प्रारंभिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, निम्न माध्यमिक कक्षाओं में या फिर आपका उच्च कक्षाओं में? बताइए इसका राइट आंसर। ये छाँव लिखा है दोस्तों, ये कक्षा लिखा होना चाहिए था, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। बताइए पैनल चर्चा कराई जाती है। तो पैनल चर्चा कब कराई जाती है? उच्च कक्षाओं में। कब कराई जाती है? उच्च कक्षाओं में। आपका दा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है? तो मौखिक विधि अभिव्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है? सस्वर वाचन, कविता पाठ, संवित वाचन या मौन वाचन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक यानी कि बोलना, तो बोलना, कविता पाठ भी आप लोग बोल के पढ़ सकते हैं, संवित वाचन भी आप लोग पढ़ सकते हैं, मौन वाचन भी आपका है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, सस्वर वाचन में भी बोलकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मौन वाचन जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौन वाचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है कि बोलने का विकास करने के लिए आप कौन सा कार्यक्रम आयोजित करना चाहेंगे। तो वो आप लोग करना चाहेंगे प्रार्थना सभा में समाचार कथन कराना। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है। मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है, क्या है? कहानी, कथोपकथन, चित्रमाला या मौन वाचन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, मौखिक आत्म प्रकाशन का जो आधार नहीं है वो आपका क्या नहीं होगा? कहानी नहीं होगा। ठीक है, आपका कहानी नहीं हो सकता है। आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है? वर्तनीगत अशुद्धियां होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण नहीं है? वर्तनी यानी कि जब आप लोग बोलते हैं उसमें जो गलतियां आपकी होती हैं बोलने में, उनमें से कौन सा कारण आपका नहीं है अशुद्धियां का? बताइए। लिपि का सही ज्ञान न होना, उच्चारण की अशुद्धता, व्याकरण के नियमों की जानकारी का ना होना या मानसिक विकृतियां। क्या पूछा है? कौन सा कारण नहीं है वर्तनीगत अशुद्धियां? जो आप लोग बोलते हैं उसमें जो गलतियां होती हैं वो क्या आपका गलत हो सकता है? तो ये मानसिक विकृतियां कारण नहीं हो सकता है। लिपि का सही ज्ञान ना होना ये कारण हो सकता है। अगर आपको उस लिपि का सही ज्ञान नहीं है तो आप लोग गलत उसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और उच्चारण की अशुद्धता ये भी आपका एक कारण हो जाएगा। व्याकरणों के नियमों की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये कारण ऐसा नहीं है। तो आपका जो कारण नहीं होगा वो मानसिक विकृतियां आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोग यूपी एसएससी ट्रिपल एससी की तैयारी यानी कि पेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 20 अगस्त तक आपको सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे विथ प्रैक्टिस सेट पेपर के साथ, और आप लोगों के कम से कम आपको 80 नंबर की तैयारी आपको करा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी को एग्जाम्स को क्रैक करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। देखते हैं, अगर आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा अशुद्ध है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, तुलसी हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे, कालचक्र का पहिया घूमता रहता है, राम और सीता वन को गईं। इनमें से वाक्य अशुद्ध बताना है। क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो वाक्य अशुद्ध होगा वो राम और सीता वन को गईं। राम और सीता वन को गए, ये आपका सही हो सकता है। ठीक है, आपका जो अशुद्ध है वो राम और सीता वन को गई, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध हो जाएगा। तो साथियों कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको समय समय पर जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग नई नई वीडियो को देख सकें। यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी को आप लोग अच्छे से कर सकें और एग्जाम्स को क्रैक कर सकें, इसलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर हो वो आप लोग हमें बताइएगा, हम आपको उसको फिनिश कराने की कोशिश करेंगे और आप लोग को कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, 20 अगस्त को आपको एग्जाम देना है, 15 दिन अभी भी शेष बचे हुए हैं। 15 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।